नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मेरे साथ की विंडो में आज आप फिर से लाइव देख रहे हैं भाऊ तोरसेकर सर को। भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त जबकि बंगाल पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है दोस्तों, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, चूंकि लगातार बंगाल पर भाऊ अलग अलग तरीके से चैनल पर परिभाषित करते रहे हैं इस बदलाव को जो आज लोगों को दिख रहा है। ऐसा कई महीने पहले से भाऊ प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस बार जो आना है वो सबको चौंका सकता है। तो आज की डेट में सबसे पहले तो मुझे लगता है यही कारण है कि आज सबसे बड़ा आज तक का 92% के करीब लगभग अभी तक वोटिंग हो चुका है। और ये करेक्शंस होगा, उसके बाद हो सकता है इस डाटा में कुछ बढ़ जाए, क्योंकि कम नहीं होगा, वो बढ़ सकता है और ऐसा बहुत रेयर होता है। पिछली बार का डाटा अगर हम देखते हैं तो 82% था, ये अब 92 तक हो चुका है, यानी 10% से ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर इसका क्या मतलब है, मैं सीधे तौर पर भाऊ के पास चलता हूं, भाऊ से समझते हैं। भाऊ, ये जो खेल हुआ, मैं पूरे दिन घूमता रहा, लेकिन ये जो खेल हुआ नॉर्थ बंगाल में कि एक तरफा आंधी चल रही है, मतलब कम से कम वोटर्स सड़क पर थे, वोटर्स वोट कर रहे थे, ये सब बड़ी चीज थी। कि अगर हम ये देखें, इतने अंदाज के साथ ये आई है बीजेपी का ये आंधी जो कहते हैं, मतलब ये आंधी है बीजेपी की है या नहीं, ये तो आप बताएं कि आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने तो पहला बयान दे दिया कि एसआईआर के खिलाफ बंगाल के लोगों का गुस्सा है। उधर से अमित शाह बता चुके कि उखड़ गया, टेंटी गया उनके मुताबिक। तो अगर हम देखें तो आप इसको कैसे देखते हैं भाऊ? मैंने किसी एक हिंदी पॉडकास्ट में किसी के साथ बात करते हुए कहा था, मैं एक जानवर हूं नेचुरली। तो जानवर इसलिए कहा था कि जब सुनामी आती है ना, हम इंसानों को समझने में टाइम लगता है। जानवर जो होते हैं ना, उनको पहले से पता होता है कि सुनामी आ रही है, 6-4 घंटे पहले समझता है और वो ऊंचाई की तरफ भाग जाते हैं। तो सुनामी के सिग्नल और संकेत जो नेचुरल इंस्टिंक्ट जानवरों को है वो पता चलता है। आपको मालूम है, जब ये 2005 में सुनामी आई थी तो इंडियन ओशन से आकर हमारे केरल और तमिलनाडु को क्रॉस करके अफ्रीका तक चली गई थी। तो हमारे यहाँ भी केरल और तमिलनाडु में जहां से गया पानी, वो तो क्या बोलते हैं उसको, उसका बहुत सारे इंसान मरे थे, बॉडीज मिली थी, लेकिन कुत्ता हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, उनके शव नहीं मिले थे, बॉडी नहीं मिली थी। तो इसका कारण ये था, उनको पहले से पता था कि सुनामी आती है तो जितना ऊंचाई तक पहुंचो उतना पहुंचना चाहिए, और वो निकल गए थे। मुझे याद है इसके बारे में इंडिया टुडे में उस वक्त एक बड़ा आर्टिकल आया था, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो वो उनको समझता और हमको क्यों नहीं समझता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम जन्म तो जानवर करके लेते हैं, लेकिन हम जब ज्ञानी बन जाते हैं तो हम एक्वायर्ड नॉलेज पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जो नए सिरे से हमने ज्ञान लिया है वो हमारे लिए नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाता है, और जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हम धुंधला हो जाता है, हम उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। तो जो आ रहा था वो मैं देख रहा था। मैंने इसके बारे में आपके पॉडकास्ट पे 2-3 बार बोला है कि मुझे सुनामी आते हुए दिखाई दे। और 15-18 दिन पहले तो मैंने यहां तक प्रेडिक्ट किया है कि ममता 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। तो क्या मजाक कर रहा था? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो मैं देख रहा था, तो आप जो बंगाल में घूम रहे थे, आप हो, अवनीश हो, अभिषेक हो, या बहुत सारे लोग, और मैंने बहुत सारे बंगाल में जो यूट्यूबर्स जा रहे थे, घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मैं आपकी बात नहीं सुनता था। मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपसे बातें करने वालों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ रहा था। वो बोल नहीं रहे थे। आपने उनको पूछा कि भाई कैसा होने वाला है, माहौल क्या है, आप किसकी तरफ झुकाव कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, परिवर्तन चाहिए नहीं चाहिए, लोग उस पर नहीं बोलते थे। लोग जो कुछ बोलते थे तो उनकी आंखें बोलती थी। और बाद में मैंने फोन पर भी आपको एक बात बता दी थी कि धुरंधर का एक गीत है, आधी बातें आंखें बोले, याद है ना? जी जी बोले बाकी आधी खामोशी कह दे।
तो जो आपको लोग मिल रहे थे, आप जिनको कैमरा में कैद करना चाहते थे, वो लोग मुंह से बोल नहीं रहे थे, उनकी आंखें बोल रही थी, उनकी भावनाएं बोल रही थी, उनकी खामोशी बोल रही थी। तो वो खामोशी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने जितने पिछले 2 महीने में बंगाल के बारे में यूट्यूब पर हो, कहीं भी हो, वीडियो देखे हैं, सुने हैं, तो मैंने वो खामोशी पढ़ी है, मैंने वो आंखों की बात पढ़ी है, और इसलिए मैं बोलता रहा। और जनवरी से 3 महीने हो गए, मैं जनवरी से बोल रहा हूं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और ये बीजेपी नहीं कर रही है, आम जनता कर रही है। जो जनता ममता दीदी से परेशान हो गई है, वो ममता से छुटकारा चाहती है। हाँ, उसका फायदा बीजेपी को होगा। एक बात हमेशा होती है, हमको लगता है कि इसने उसको हराया, ऐसी बात नहीं होती। जनता किसी को जिताती है या किसी को हराती है। तो यहां बात मामला इतना ही था, वोटर को अपना वोट देना है, उसके लिए उसको फेयर चांस मिलना चाहिए था, और इसकी पूरी तैयारियां हो रही थी, इसकी खबरें मेरे पास थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो जानकारी होती है वो ओपन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे समझने वाले चाहे न चाहे समझे, लेकिन दुश्मन तो समझ जाता है। तो मैं छाती ठोक क्यों बोल रहा हूं कि अगले अगले कदम क्या होने वाला है, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, मोदी क्या कर सकते हैं, ट्रंप, अमित शाह क्या कर सकते हैं, मुझे मालूम था। और पिछले जुलाई से बहुत सारी चीजें मुझे मालूम थी। तो ये जब होता है तब हमको अंदाजा आता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा खेल रहा है, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इसलिए जो कुछ आज हुआ है वो कंफर्मेशन है, जो मैं 2 महीने से बोल रहा था। और कंफर्मेशन क्या है कि ये सुनामी है। जिस एसआईआर पर ममता दीदी पिछले 2-3 महीनों से आंदोलन कर रही थी, उसका कुछ भी परिणाम आम जनता पर नहीं दिखाई दिया। ममता बोल रही है कि जनता गुस्से में है, एसआईआर में लोगों पर अन्याय हुआ है, जो जो कुछ बातें की गई, उसका कोई भी थोड़ा सा भी परिणाम हमने देखा नहीं। आज जो वोटिंग के खबरें आ रही थी, चैनल पर आ रही थी, यूट्यूबर दिखा रहे थे, उसमें कितना गुस्सा था। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बंगाल में बहुत सालों के बाद एक शांतिपूर्ण वोटिंग हुआ है। एक छुटपुट घटना है, पिछले 5 साल पहले का जो चुनाव था उसमें 300 से ज्यादा हिंसा की घटना हुई थी, 300-400 के दरमियान, और 57 लोगों की मौत हुई थी। आज तो हमने किसी के मौत के बारे में तो सुना ही नहीं। मौत की बात छोड़ दो, बम फूटने की 10 खबरें भी नहीं आई, 2 नहीं आई, एक कहीं फूटा ऐसी एक खबर है, अभी उसका वो कल रात का है। हाँ, कल रात का है। तो फर्क देखो ना। तो मूलतः एक बात थी कि लोगों को ममता के चंगुल से निकलना है, और दूसरी बात भयमुक्त होना है। यह भयमुक्त होने की शुरुआत है। इसका नतीजा 4 तारीख को आएगा, हम देखेंगे। मैंने तो बार बार बोल दिया 4 मई ममता गई, लेकिन ममता पहले से ही गई है, बस उस पर मुहर लगनी है, वो 4 तारीख को लगेगी। तो जब देखो, जिस इंसान ने एक जबान दी थी कि मैं 2026 के 31 मार्च के पहले नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, कितनी पुरानी बीमारी थी नक्सलवाद। ये 71 से शुरू हुई मामला है, 70 की दशक का। वो उन्होंने 50 साल की बीमारी खत्म करके दिखाई है। आज नक्सलिज्म बचा नहीं है देश में। तो एक बंगाल, ये कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, ऐसा गृहमंत्री तुम्हारा है, जब वो बोलता है तो उसमें से गिने चुने शब्द समझ लेना जरूरी होता है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जो होगा बंगाल में वो सुनामी होगी, उसमें ममता पूरी पार्टी के साथ बह जाएगी, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। ये पूरा का पूरा 15 साल पहले जो हुआ था उसका उलटफेर होगा। 200 से ज्यादा एमएलए थे लेफ्ट के, वो कुछ 50, 60, 70 बचे, ममता के 60 बचे थे, तो 35 से 60 आ गए थे जी।
हाँ, तो मैं तो 15 दिन पहले से बोल रहा हूँ ममता 3 फिगर में नहीं जाएगी, ममता 100 के नीचे रहेगी, मैं बोल रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मुझे गलत ठहराने के लिए वो 50 के नीचे भी आ सकती है। क्योंकि नहीं, आप हंसो मत, देखो थियरी से बाहर निकलो। वोटर जी कभी लेफ्ट नहीं होता, कभी राइट नहीं होता, बीजेपी वाला नहीं होता, हिंदुत्व वाला नहीं होता। हाँ, 2-4% पार्टी के या आइडियोलॉजी के पक्के निष्ठावान वोटर होते हैं। बाकी जो जी वोटर होता है, 85-90% वोटर जो होता है, वो अपनी सुविधा और अपने मतलब से वोट मत बनाता है और वोट देता है। उसको पता है कि आज की सुविधा क्या है, इसके चंगुल से निकलना है तो उसको पहले हटाना पड़ेगा, फिर जो भी खड़ा होगा वो हमारे लिए बस इससे बुरा नहीं होगा। यानी जब आपको लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं होगा, तो आप कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो कुछ हो रहा है आज के वोटिंग के बाद, पैटर्न के बाद, मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं जीत रही है, ममता हार रही है। और ममता के हारने का परिणाम करके बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन वो मैं नहीं मानता कि बीजेपी की जीत है। सामने वाला जब गलती कर देता है तो वो आपके कौशल की जीत नहीं होती, आपकी डटकर खड़े रहने का परिणाम जीत होती है। लेकिन आपने उसको हराया, ऐसा नहीं होता। उसको तो जनता हरा रही है, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और ये परिणाम आज दिखाई दे रहा है। एसआर मैंने आपको बीच में ओपिनियन पोल के बाद भी इस पर बात की थी। मैंने कहा था कि ममता 3-4 महीने से एसआर पर लगी हुई वो गलत क्या है। तो वो वोट वाइब का जो ओपिनियन पोल है उसमें 66% अगर वोटर बोल रहा है कि एसआर हुआ या अच्छा हुआ, उसका मतलब वो ममता का झूठा बोल रहा है, ममता झूठी है, ऐसा वो वोटर बोल रहा है। जो 66% वोटर ओपिनियन पोल में बोल रहा है कि एसआर का काम अच्छा हुआ, होना चाहिए था। तो ममता गलत रास्ते पर चली गई, ये तो मैं बोल रहा था। जी। परिणाम आपने तो बहुत जी विस्तार से बल्कि बताया भी। लेकिन भाऊ लास्ट मोमेंट पे वो इस तरह के टेंट्रम करते हुए हम देख रहे थे। ममता बनर्जी दीदी और दीदी का, जो पिछली बार वो कह रही थी प्रधानमंत्री मोदी का, तो इस बार उन्होंने कहा ये दीदी। जिस तरह से अमित शाह जो है बता रहे थे, अभी आपने देखा परसों वो ये कह रहे थे कि किस तरह क्रिमिनलों का उल्टा लटका के हम सीधा करेंगे। उसी दौरान वो ए दीदी कहती हैं और उसके बाद पूरा वो जो पूरा गैंग है, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, जो गालियों की बौछार करते हैं और कहते हैं कि, और तमाम समीक्षक जो बैठ के दिल्ली में ये तय कर रहे हैं स्टूडियो में कि साहब ममता बनर्जी लोकतंत्र की रक्षा कर रही है और टैंकों से उसको कुचल रही है केंद्र सरकार। अगर हम उस पर गौर करते हैं तो वो भी एकदम ये मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब बीजेपी ने अपने हाथ से निकल गई। आपको लगता है इन सब का ये जो लास्ट टाइम का रिटोरिक्स है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि जनता कुछ और ही सोच रही है? उसको याद है ममता बनर्जी की सारी कहानियां। बिहार चुनाव के बाद ये विजय त्रिवेदी करके जो पत्रकार है जी, और उसके साथ ये आशुतोष का एक पॉडकास्ट है, देख लीजिए, चाहिए तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा। जी, उसमें वो विजय त्रिवेदी बोल रहा है कि जमीनी हकीकत से बड़े जानकार है आशुतोष, और आशुतोष खुद हंस रहा है उस पर, और उसने कबूल किया, आशुतोष ने खुद कबूल किया कि हमको कुछ भी समझता नहीं है, ये चुनाव के बिहार के नतीजे बता रहे कि तुम बुद्धू हो। तो मैंने वो उस लिंक संभाल के इसलिए रखी है कि उसके नीचे किसी ने 3-4 लोगों ने कमेंट लिखी है, अरे मुंबई में बैठकर अगर भाऊ तोरसेकर घर से बाहर नहीं निकलता, वो अगर सही अंदाजा दे सकता है तो तुम ग्राउंड में घूमकर गलत अंदाज कहां से निकालते हो। ये उन्होंने लिखा है, 4-5 उनके व्यूअर ने, किसके, विजय त्रिवेदी के पॉडकास्ट पर भाऊ तोरसेकर का नाम लेकर 4-5 उसके व्यूअर लिख रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है? और उसमें ये बोलता है कि हमारा प्रिजुडाइस है, ये कबूल किया है
इसके आगे हमको चुनाव के बारे में प्रेडिक्ट करना बंद करना चाहिए। या तो हमारा कैलकुलस बिगड़ गया है, गलत हो गया है, ये कबूल किए, लेकिन वो छोड़ना कुत्ते की धुम है यार। कितनी भी नली में रखो, निकालो तो फिर टेढ़ी हो जाती है। तो ये तो होगा ना। और जिस दिन आपको याद होगा वो जो वीडियो है ममता दीदी का वायरल हुआ कि क्या इंशाअल्लाह, ये नमस्कार, जय बंगला वगैरह वगैरह, आखिर में बोलती है रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। रहा तृणमूल, इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये बता देता है। और दूसरी बात है कि जो हो रहा है वो हम देखना नहीं चाहते, ऐसा मैं मानता हूं। जब हम चश्मा लगाकर देखते हैं, सीधी आंखों से दिखने वाली चीज भी नहीं दिखाई देती। ये चुनाव जो बंगाल का हो रहा है, जो मेरे दिमाग में पिछले 3 महीनों से चल रहा है, उसको मैं अविष्कृत मानता हूं। इसका कारण मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ है। देश में पहली बार इतना बहुत भारी हिंदू पोलराइजेशन हुआ है, हिंदू एकजुट हुआ है। और बीजेपी वालों को भी इसका अंदाजा नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और ममता वही गलती कर बैठी कि आखिरी मोमेंट में वो तो हिंदुओं को धमकाने लगी, मैं बीच में हूं इसलिए, नहीं तो वो तुमको मार डालेंगे, तो इनको और पोलराइज होना पड़ा। ममता की आखिरी गलती वो है कि जब तक मैं खड़ी हूं तब तक हिंदू सेफ है। यानी वो थोड़ा बहुत छेड़ते, रेप करते, लेकिन जिंदा तो छोड़ते ना, क्योंकि मैं हूं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो रेप करके मार ही डालेंगे। ऐसे करके हिंदुओं को ममता ने और डराया। और इससे जो पोलराइजेशन हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए भी और इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में जो मुस्लिम वोट बैंक नाम का एक मिथक है, भूल भुलैया है, उस बैंक की ये आखिरी ब्रांच है। सबसे ज्यादा 33-34% आसाम में है, वो तो बीजेपी ने कभी फतह कर लिया। उसके नीचे ये 29-30% पर है, 28-29। उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद यूपी आता है। तो तीनों जगह तो बीजेपी ने कब्जा कर लिया। और ये अकेली मुस्लिम वोट बैंक की ब्रांच है बची हुई। अगर ममता यहां भी हार जाती है तो मानो मुस्लिम वोट बैंक का दिवाला निकल गया। बंगाल का चुनाव बीजेपी जीतेगी, उसका मतलब इसके बाद कोई नहीं बोल सकता कि मुस्लिमों को अनदेखा करके आप चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। जी भाऊ, अगर हम ये देखें भाऊ इसमें पूरे में, तो आपने जिस तरह से पहले भी बताया उसी इशारे को, लेकिन आज जो जो तैयारी दिख रही है कि भाई अगर नॉर्थ बंगाल साफ हो जाएगा तो फिर वो जो साउथ बंगाल का हिस्सा है, जहां ममता बनर्जी को लगता है कि वहां वो उनकी मैदानों की एक छत्र वहां पूरी तरह से वो है, क्योंकि बीजेपी को कुल 18 सीटें उनमें से मिली हुई है, 144 में से वो वहां जीत जाएंगी, वो रोक लेंगी। लेकिन अगर नॉर्थ बंगाल में साफ हो गया तो इसका मैसेज तो इधर भी आएगा भाऊ, साउथ बंगाल में भी दिखेगा, कोलकाता में भी आदमी सोच रहा होगा, वो भी देख रहा होगा भाऊ। नहीं, देखो, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में भी बहुत सारे है ना, वो कंपाउंड पर बैठे रहते, यहां जंप मारू या वहां जंप मारू। अरे मुस्लिमों में भी 5-10% तो ऐसे है, वो बोलेंगे अगर बीजेपी आ रही तो भाड़ में गया साला ओवैसी और ममता, मुझे तो सेफ रहना, मुझे फैमिली को सेफ रखना है, तो मुझे बीजेपी का झंडा लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि रास्ते पर लोग छुटपुट बोलने लगे, घरों घरों पर झंडे दिखाई देने लगे। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। किसी घर पर बीजेपी का झंडा लगाना, या इसका मतलब विद्रोह है, डिफाइंग ममता। और ये बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में होते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए मैं बोला। और एक बात होती है, अगर तुम्हारी 30%, 33% की दहशत है क्योंकि तुम फटाफट एकजुट हो जाते हो, तो अगर ये एकजुट होकर इतना वोटिंग कर रहे हैं तो उसकी दहशत दूसरी साइड चली जाती है।
ये बात समझ लो। मुझे डर वो है कि नतीजे होने के बाद, और जो मैंने बार बार बोला भी है, इतना बड़ा जो सेंट्रल फोर्स लाके रखा है वो सिर्फ चुनाव शांति के लिए नहीं रखा है। बोला क्या गया है कि अगले 15 दिन वो वहां रहेगा, वो मुस्लिमों के बचाव के लिए रहेगा, क्योंकि हिंदू गुस्से में है। हिंदू टूट पड़ेगा बीजेपी जीतने के बाद, वो बीजेपी की भी नहीं सुनेगा। वो बोलेगा तुमको सरकार बनाओ, बाकी है को हमको तो बदला लेना है, हमको बीजेपी की सरकार बनानी नहीं है, हमको बदला लेना है। ये जो हिंदुओं के दिमाग में है, जो मैं सुन सकता हूं, देख सकता हूं, उनके खामोशी में, उनके आंखों में देख सकता हूं, तो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हिंदुओं के तरफ से मुस्लिमों के खिलाफ हो सकता है, और इसीलिए वो ना हो या वो कंट्रोल करे, इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस लाके बंगाल में रखे हैं। और पहली बार ये हो रहा है कि जहां वोटिंग है वहां जो सेंट्रल फोर्स तैनात किया है वो वहां वही का वही रहेगा। इसका कारण समझो, इसका कारण समझ लो। ठीक है, जी दंगे फसाद मुस्लिम बहुल इलाके में होते थे, वहां बड़ा फोर्स है। हिंदू इलाके में बड़ा फोर्स क्यों है? क्योंकि हिंदू इस बार वायलेंट हो गए, वायलेंट हो गए। क्योंकि ये चुनाव जो है ये बांग्लादेश की रिएक्शन है, ये पहली बात समझ लो। हम उसको बीजेपी और ममता करके देख रहे, हम उसको मोदी ममता बीजेपी तृणमूल करके देख रहे नहीं। ये चुनाव, ये जो चुनाव हो रहा है ना, वो बांग्लादेश की रिएक्शन है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, खून बहाया गया है, तो उसका बदला लेने की ईर्ष्या भी है। और उसको कंट्रोल करने के लिए ये फोर्स हर चुनाव क्षेत्र में अगले 15 दिन रहेगा। इसका मतलब जहां दंगा निकल पड़ता है या गड़बड़ होती है, झड़प वगैरह होती है, वहां और जगह का फोर्स लाया जाएगा और वो कंट्रोल किया जाएगा। ये सिर्फ चुनाव के बंदोबस्त के लिए नहीं सेंट्रल फोर्स, ये बहुत सारे टीएमसी गुंडों को बचाने के लिए है, जिन्होंने 15 साल से लोगों को परेशान किया है। वो परेशान किए हुए लोग जो है ना, वो सब घायल थे, अभी घातक बन गए, और नतीजे के दिन वो सुलग जाएंगे और उनको रोकना मुश्किल बात होगी, मुश्किल बात होगी। हाँ भाऊ, आपने देखा ममता बनर्जी ने जो शुरू में तो बड़ा जोश दिखाया कि मैं भवानीपुर में मुझे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूं कि वो भवानीपुर से निकल ही नहीं रही है। कभी रोड शो कर रही हैं, कभी जैन मंदिर में चली गई। आज वो जैन मंदिर जो गुजरात के जो लोग हैं उनके मंदिरों में चली गई। ये वही गुजराती हैं जिनके बारे में उनकी पार्टी की सांसद ये कह रही थी कि गुजरात में तो कोई वहां भी नहीं गया, काला पानी में नहीं गया, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। क्या ये जो इनके साथ वाले लोगों ने भी जो गाली गलौज, जो भाषा, बंगाल ये है, बंगाल अलग है और बंगाल को गुजराती नहीं चलाएंगे, इसका भी बड़ा असर आपको लगता है? और चूंकि पहला जो फेज है उसमें उनकी अपनी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। चिकन नेक वहां है, वहां कोई एम्स नहीं था, बल्कि उस पर और आरोप ये लगा रहे कि अब ये सरकार अब क्यों खोल रही है, अब क्यों ऐलान कर रही है, इसने पहले क्यों नहीं बनाया? आपको लगता है इन सब का भी रिएक्शंस है? बिल्कुल परिणाम होगा। और ये महुआ वगैरह क्या बोलती है वो बात छोड़ दो। देखो, एक बात होती है हमेशा, मालिक से ज्यादा कुत्ता भौंकता है। जी तो ये सब कुत्ते हैं, ममता के कुत्ते हैं। मैं वो उनकी बयानबाजी क्या है, उन्होंने गालियां दी, इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि उनको मालूम है उनको धक्के मारकर बाहर निकाला तो वो कारपोरेटर भी चुनकर नहीं आएगी महुआ मोइत्रा। तो उसको अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए जोर जोर से भौंकना पड़ता है। कुत्ता हर जगह का, कितनी भी ऊंची जाति का हो, प्रजाति का हो, लेकिन है तो कुत्ता ना। तो उसकी मानसिकता वो होती है, वो दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए जोर शोर से गाली दे रहा हूं, पवन खेड़ा क्या कर रहा है हमने देखा। तो वो बात नहीं है। सवाल ये है कि ममता को पता चल गया वो हारने वाली है, और इसने सोचा था, कितनी बारीकी से
चुनाव का प्लानिंग हुआ, ये समझो। 36 घंटे आप बाइक नहीं लेकर जा सकते, ऐसा कोई रूल आएगा ये इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। 1200 आपके बड़े टारगेटेड गुंडा थे, उनको 24 घंटे पहले उठाकर सलाखों के पीछे फेंका जाएगा, ये इन्होंने सोचा नहीं था। ये लगे रहे हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये करेंगे, हम चुनाव आयोग में जाकर धरना करेंगे, हम रास्ते पर उतरेंगे और हजारों लोगों को साथ लेकर चलेंगे। ये सब पुराने पैंतरे हो गए। देखो आज 2020 क्रिकेट अगर आ गया, उसमें आप टेस्ट मैच की स्टाइल से खेल नहीं सकते। अगर जीतना है तो खेल सकते हो, लेकिन बुरी तरह से हार जाओगे। 2020 मैच उसी तरीके से खेलना पड़ता है जो उसकी नई स्टाइल है। मोदी और शाह इन्होंने पॉलिटिक्स का चेहरा बदला है, मोहरा बदला है, तो आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा। ये आप समझ लो। ये समझने को तैयार नहीं है ना उनकी चमचेगिरी करने वाले एनालिस्ट समझने को तैयार है। इनकी बुरी हालत वो है, वो समझ नहीं पाते कि अरे ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा हो गया। तो ये 90 के या 2000 के आसपास की जो पॉलिटिक्स थी, उसके पैतरेबाजी में फंसी है ममता, और दुनिया तो 2026 में आ गई है। तो इसलिए एक दिन उठाकर राष्ट्रपति शासन नहीं है, कोई बात नहीं, चुनाव आयोग सब कर सकता है ना। उठाकर अंदर डाल दिए 1200 गुंडे, ये वोटर माइक पर बैन लगा दिया, इस पर वो बैन लगा दिया, पुलिस को वोटिंग बूथ से 100 मीटर दूर रखा, कर्मचारियों को 5वीं जगह 7वें वेतन आयोग क्या आमिष दिखा दिया, लालच दिखा दिए। ये सब पैतरे होते हैं। ये पैतरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी बीजेपी इस्तेमाल करेगी, ये ममता ने सोचा तक नहीं था। ये फर्क होता है। एक चीज बाबू, मैं आपकी जगह बात है कि उनका सब स्ट्रेटेजी वाला आईपैक वो भी सलाखों के पीछे जाकर पड़ा है। मैं आपसे यही कहने वाला था कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर छीना, वो उसने कितना काम किया, क्योंकि आपने पिछली बार यही बताया था कि उन्होंने आईसीयू में पड़ी हुई टीएमसी का ऑक्सीजन सिलेंडर भी हटा लिया गया। दूसरा कि जो बयानबाजी जिस वो कोर्ट के माध्यम से सोच रही थी कि कोर्ट से वो इस सारे मामले को जीत लेगी, तो वहां भी वो जाकर फंस गई। यानी जो मल्टीपल, अगर हम ये कहें इस खेल में अमित शाह की भूमिका को आपने कई सारी चीजों से, लेकिन दर्शक फिर यहाँ बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि ये अगर हम ये देखें, क्या अमित शाह ने इस बार ये जो पिछली बार की गलतियां 2021 का चेंज था, उसमें जो गड़बड़ियां नीचे के लेवल पर हुई थी, क्योंकि जो बाकायदा छापा वोट, डर का वोट उन्होंने सिर्फ बाहर ऐसे ही रखा, जैसे सुरक्षा बल हम लोगों ने देखे थे, कभी ये नहीं तय किया। पुलिस वाले ही बता रहे थे, उनको खाना दे रहे थे कि साहब आप यहाँ रुक जाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार आपने अगर, चूंकि आप गृह मंत्री अमित शाह की बहुत सारी चालों को पढ़ते हैं कि वो किस तरह से मूव करते हैं, तो वो सब अगर हम दर्शकों के साथ बात कर सके कि आपको किस तरह से लग रहा था कि ये जो अदालत में आपने जो केजरीवाल का भी उदाहरण दिया था एक बार कि हेमंत सोरेन अपना काम करता रहा, केजरीवाल अदालतों में लड़ता रहा, तो ये सब चीजें क्या तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल। देखो एक बात होती है, ये टीएमसी वेंटिलेटर पर है और आईपैक का डायरेक्टर को अंदर डाला, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर मोटा भाई उठाकर लेके गया। ये तो तुम्हारे वीडियो में मैंने पहली बार 10 दिन पहले बोला है जी, वही मैंने बताया था। कोई आईपैक पर चर्चा नहीं कर रहा था, तब मैंने बोला था कि आईपैक इनका ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये मैंने बोला था। जब उन्होंने आईपैक ने 20 दिन की छुट्टी डिक्लेयर की, तब सब उस तरफ मुड़ गए। अब एक और बात बताता हूँ, गावस्कर की एक बात मुझे याद है, उस वक्त हमारे यहाँ भी कैमरा वगैरह इतना नहीं थे, टीवी वगैरह नया था, तो गावस्कर ने एक बात बताई थी, ऑस्ट्रेलिया के जो कोच होते थे, वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड हो, इनकी टीमें जाती थी, उनकी मैच का पूरा रिकॉर्डिंग है, वो स्लो मोशन में जाकर स्टडी करते थे कि ये भारत का बैट्समैन कैसे खेल रहा है, उसकी स्टाइल क्या है,
उसके सामने कौन सा बॉलर हम लाएंगे, वो कैसी बॉलिंग डालेगा। अगर हमारा बैट्समैन है उसके सामने उनका बॉलर, तो बॉलर भारत के या अपनी अपोजिट साइड है उसके बॉलर और बैट्समैन के हर मूवमेंट का वो स्टडी करते थे कोच, और वो अपने खिलाड़ियों को, टीम को समझाते थे। तो 2021 और 2024 लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हुए, उसकी पूरी जो जानकारी थी, हकीकत थी, उसका पूरा इंट्रोस्पेक्शन करके 2026 के चुनाव में अमित शाह उतरे हैं। तो कहाँ गलती होती है, कहाँ छापा वोटिंग होती है, कहाँ लोगों को डराया जाता है, कैसे डराया जाता है। अब वो मोटर बाइक वाला है ना, वो आके आपके कॉलोनी के बाहर खड़ा रहेगा, रा 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 आवाज निकालेगा, तो आप डर गए, अरे ये तो आ गया, घर से निकलना नहीं, भाड़ में का वोटिंग। तो इसलिए बाइक नहीं, तो कितनी बारीकी से उसका स्टडी किया है आप सब, कि बाइक वाला भी डरा सकता है हथियार, बिना हथियार के, सिर्फ आपके कॉलोनी के गेट पर खड़ा है और वो आवाज निकाल रहा है, राव 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 राव, तो आप डर गए। तो ये डराने वाला मामला जो था। दूसरी बात, अंदर में कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए पुलिस से लेकर सब लोग 100 मीटर के बाहर। तो ये जो इसका बारीकी से 5 साल स्टडी किया है। देखो, मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चे होते हैं ना, वो साल में पूरे 12 महीने स्टडी करते हैं। परीक्षा ही तो 2 महीने के लिए अभ्यास नहीं करते, वो पूरे साल में अभ्यास करते। आने वाले परीक्षा के जो सवाल है, ऐसे 100 सवाल को जवाब वो राइट कर लिखते हैं। उसके बाद उनको जो आदत हो जाती है, इसलिए चुनाव परीक्षा उसके लिए आसान हो जाती है। तो उस तरीके से अमित शाह ने इसका प्लानिंग किया है, उसकी टीमें बनाई है, और बहुत सारी टीमें काम कर रही है। आपको पता तक नहीं कौन सी टीम क्या कर रही है, और उनमें से बहुत सारी टीमें ऐसे कि जो एक दूसरे को मालूम नहीं कि वो टीम क्या कर रही है, ये टीम क्या कर रही है। हर एक को अपना अपना काम दिया है। तुम ईंटें उठाना ही तो ईंटें उठाओ, रेत लाने वाला रेत लाएगा, जो मिक्स करने वाला है वो करेगा, तू उधर देखना तक नहीं है। इतना सिस्टमेटिकली चुनाव लड़ा गया, तो परिणाम तो आज दिखाई दिया, जो मैं 3 महीने से बोल रहा हूं। जी, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है कि भाऊ की भविष्यवाणी हमेशा सच होती है, भाऊ की बातें में घी शक्कर, सब आपको सादर चरण स्पर्श भी भेज रहे हैं, वो तो सब लोगों का है। लेकिन उन्होंने कुछ ने ये भी लिखा कि ये सत्य हिंदी वाले जो है, जो हमेशा से सत्य का असत्य करते हैं, वो तमाम लोग जो है वो दैत्य हिंदू है। वो ये कह रहे हैं कि इस बार तो जो पूरा दोस्तों SIR ने मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उड़ा दिया है। उनको ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है मोदी और अमित शाह को उड़ा देने में लगी है। मैं भाऊ के साथ बस एक घटना ऐसी होगी जी कि उन्होंने झाल मुड़ी को झाल मोदी बना दिया। अब इसके आगे बंगाल में झाल मुड़ी को लोग झाल मोदी बोलेंगे, झाल मोदी को झाल मोदी बोलेंगे। हाँ, उसको भी बहुत सारी चीज मैंने देखा है भाऊ की। अगर हम ये देखें कि जो झाल मुड़ी जैसी चीज है, उसमें एक और कहानी आपने देखी कि वो ये बताने लगे, बहुत सारे चैनल्स, यहां तक कि इंग्लिश, उसमें मैंने देखा कि वो ये चला रहे थे कि ये जो झाल मुड़ी वाला है ये कमांडो है, ये कमांडो है और इसको भारत सरकार का ये है। तो ये सारे नैरेटिव भी मुझे लगता है कि भाई, आपको लगता है कि जब जनता चिढ़ने लगती है तो वो आपकी हर उस स्टाइल पर जिस पर आप पे कभी खुश होती थी, उस पर उल्टा जाने लगती है, ये इशारा था इसका? नहीं, बिल्कुल। एक बात होती है ना, देखो, ये जानबूझकर उकसाया गया था। मैंने उस पर मराठी में एक वीडियो किया है, प्याज के पकोड़े, यानी कांदा भजी बोलते हैं हमारे यहाँ, कांदा भजी, ईरानी का बन मस्का और झाल मुड़ी। तो काका साहब गाडगीळ जो पंजाब के राज्यपाल थे, वो चंडीगढ़ जाने के लिए पूना से कार से आ रहे थे। खंडाला में एक जगह वो हमेशा घूमने जाते थे, तो वहां वो पकोड़े खाते थे।
तो लेकिन राज्यपाल का तो प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने वहां जी गाड़ी रोकी और वो डीसीपी को बोला उसके पास से पकोड़े लेके आ। तो पकोड़े वाला डर गया डीसीपी को देखकर, बोला क्या हुआ? मैंने बोला गाड़ी में बड़े साहब बैठे, उनको पकोड़े चाहिए। तो वो देने आ गया। अरे बोला ये तो काका साहब है, यानी वो पकोड़े वाला उनके परिचित था। हाँ फिर 77 में जब जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने थे मोरारजी की गवर्नमेंट में, तो मुंबई में पहली बार आए थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद वो निकल रहे थे अपनी कार में, सरकारी कार में बैठे थे, और उनके सब लेबर लीडर को जो शरद राव वगैरह उनके साथी थे, वो उनको छोड़ने के लिए खड़े थे। 20 मिनट गाड़ी निकल नहीं रही थी। तो मैंने बोला इसको क्या हो गया, ये निकल क्यों नहीं रहा है? तो लक्ष्मण यादव करके उनका एक सहयोगी था, वो बोला उसको मालूम है कि अब हम बाकी सारे जाकर बन मस्का खाएंगे, वो मिनिस्टर बना है, वो तो आ नहीं सकता, इसके लिए उसका कदम आगे नहीं जा रहा है, वो अटका हुआ है, उसको मालूम है बाकी साले जाकर बन मस्का खाएंगे। तो मोदी ने भी कभी भेल वगैरह झालमुड़ी जैसे जो मुरमुरे का होता है, अलग अलग हमारे देश में हर जगह होता है, वो उन्होंने खाया है प्रचारक के समय। तो उनको उस वक्त वो लगा। अब उसमें की भावना आप नहीं समझोगे तो आपको क्या पता है क्या। ठीक है, देखते हैं। जी, बस मैं अब भाऊ से एक आखिरी सवाल पूछ के, क्योंकि 5,000 से ज्यादा दर्शकों में आपको धन्यवाद दूंगा कि ये भाऊ जब भी चैनल पर आते हैं, ये 5,000 5200 लोग लगातार पहुंच जाते हैं, और लगातार जो लिखते हैं मैं उसको बार बार नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं कि भाऊ को सब लोगों ने चरण स्पर्श किया है, ये मेरी तरफ से भाऊ को मैं बता भी रहा हूं। और भाऊ दा जवाब ने ये भी कहा, भाऊ हम लोग कोई अब अंदाज दोबारा लगा सकते हैं कितना, एक बार दर्शकों को बता दें, क्योंकि दर्शक लगातार पूछ रहे हैं 152 में से भाऊ को कितना लग रहा है, या पूरे में से भाऊ को कितना लग रहा है, दोबारा से वो जानना चाहते हैं। मैंने 3 महीने 4 महीने पहले 150 प्लस डिक्लेयर किए। अब आप 100 रन से मैच जीतो या 1 रन से जीतो, मैच जीतने से मतलब होता है। तो 150 क्रॉस होने के बाद कोई बचता नहीं। मेरी नजर उस पर है कि ममता 100 के नीचे कितनी आएगी, और नीचे आते आते 50 तक बचेगी या 50 की भी नीचे जाएगी। मेरा ध्यान उधर है, ममता कितनी नीचे आएगी। क्या 50 क्रॉस करेगी? 100 तो क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन क्या 50 भी क्रॉस कर सकती है? मुझे इंटरेस्ट 4 तारीख में उसके लिए कि ममता कहां आकर अटकती है। तो धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े, और मैं दर्शकों का भी मन नहीं था, लेकिन आपका मुझे मालूम है कि बहुत लंबे समय तक आपको नहीं रखना है इस समय, लेकिन फिर भी तमाम दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। इस समय चूंकि मैं भी नंदीग्राम से लौटा था, आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उसको सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों को शुभ रात्रि, फिर 8:30 बजे मिलते हैं। भाऊ आपको बहुत बहुत नमस्कार।